नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने अचानक से क्यों इस्तीफ़ा दे दिया, क्यों रिज़ाइन कर दिया है, उसके पीछे की क्या क्या मतलब कहानी है, या फिर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके तो उसको पद से हटाया गया है। और हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि उसकी दोबारा से प्रक्रिया क्या होगी, दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन का प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो और इन्होंने जो अपना रिजिग्नेशन दिया है वो दिया है, मतलब इस वजह ये पर्सनल रीज़न बताते हुए कि हेल्थ कंसर्न की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल डिस्कशन की बहुत बड़ी मुद्दा उठती है कि भाई अचानक से आप एक दिन पहले तक आप सेम डे में मानसून सत्र में आप जाकर शाम तक मतलब रहते हैं, अच्छे से सबसे बातें करते हैं, अच्छा डिस्कशन चलती है पार्लियामेंट संसद में। उसका अचानक से रात में आपका मेल आता है, ट्वीट आता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया है। तो अब रिजाइन के पीछे कारण क्या बताया गया है, तो ड्यू टू हेल्थ कंसर्न बताया गया है कि मतलब उन्होंने हेल्थ की वजह से, मतलब उनको कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी थी, इसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। जबकि ये मतलब अपोजिशन का कहना है कि जबकि ये मुद्दा नहीं है कि उन्होंने हेल्थ की वजह से रिजाइन किया, क्योंकि वो तो बीमार तो मार्च में ही हुए थे। मार्च में जब उनको चेस्ट में थोड़ी बहुत पेन होने लगी थी तो उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। तो एम्स में भर्ती किया तो उसी समय उन्हें डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उस समय तो रिजाइन नहीं किया। अगर आपको करना रहता तो उसी समय रिजाइन कर देते। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ और कहानी है। तो आज हम लोग उसी को चर्चा करने वाले हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या क्या रिजाइन करने का हो सकता है, मुद्दा हो सकता है, या फिर अगर रिजाइन किया है तो वो क्यों किया है। क्योंकि अभी उन्होंने 21 जुलाई को रिजाइन किया है और शायद आई थिंक 23 जुलाई को उनकी यात्रा राजस्थान में थी, क्योंकि जयदीप धनखड़ राजस्थान के ही रहने वाले हैं। तो अब उन्होंने 21 जुलाई 2025 को शाम को जा कर के उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उन्होंने रिजाइन में हेल्थ कंसर्न तो लिखा ही, साथ में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का हवाला दिया, और वो आर्टिकल थे 67A, आर्टिकल 67 सब क्लॉज ए। तो वो जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल कहती है कि द वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट जो है रिजाइन जो करेगी वो अपने हाथ से, मतलब हैंड रिटन में लिखित अपने हाथ से प्रेसिडेंट को जाके देगी। और इस 67 आर्टिकल 67A का जो महत्व है, ये इतना महत्व है कि इफेक्टिवली इमीडिएट अथी सबमिशन हो जाता है, मतलब इफेक्ट में आ जाता है, इमीडिएट इफेक्ट में आ जाता है, मतलब तुरंत रिजाइन एक्सेप्ट भी हो जाता है। और जो रेजिग्नेशन है वो कोई दबाव में आकर नहीं, वॉलंटरी होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, और डायरेक्टली प्रेसिडेंट को ही सबमिट करना चाहिए। तो ये होगी, इसी की वजह से 67 आर्टिकल उन्होंने दिया कि भाई एक्सेप्ट तुरंत कर लिया जाएगा। तो अब जयदीप धनखड़ के बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, कि जयदीप धनखड़ साहब मतलब ये कौन थे। तो जयदीप धनखड़ शायद वाइस प्रेसिडेंट अब तो है, तो नहीं कह सकते थे वो। तो कब कौन से थे, तो 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो थे, मतलब 14वें थे। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होता है, जिसको अपर हाउस कहते हैं। और सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मतलब इंडिया के होते हैं, मतलब आफ्टर प्रेसिडेंट के बाद। प्रेसिडेंट तो फर्स्ट होते हैं, सेकेंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन थे, जयदीप धनखड़ साहब कब जीत के आए थे, तो 11 अगस्त 2022 को उन्होंने इलेक्शन जीते थे। किसके थ्रू, एनडीए अलायंस के तरफ से जीते थे। क्यों, क्योंकि ये बीजेपी है, बीजेपी के अंदर ही मतलब है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड आप चेक कीजिएगा तो ये बीजेपी के अलायंस से ही मतलब आते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है जयदीप धनखड़ साहब है, वो वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या क्या सर्व कर चुके हैं हमारे कंट्री में, और क्या क्या रह चुके हैं, किस पद पे रह चुके हैं। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं वो, 2019 से 22 तक वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं। और 2022 में ही उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लिया था और वो जीत करके वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। उनका 2027 तक था कार्यकाल, लेकिन उन्होंने 2025 में ही रिजाइन दे दिया। अगस्त 2027 तक कार्यकाल था।
गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद वो सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं 1919 में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, प्लस राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर रह चुके हैं वो। तो ये बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट पे जा कर के फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब हम ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्या अभी तक ऐसा कोई वाइस प्रेसिडेंट रहा है जिन्होंने रिजाइन किया है। तो हाँ, रिजाइन किया है। जयदीप धनखड़ साहब से पहले 2 वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिन्होंने रिजाइन किया है। उसमें पहला का नाम आता है वीवी गिरी और दूसरा का नाम आता है आर वेंकट रमन। तो वीवी गिरी ने और इन दोनों में और जयदीप धनखड़ साहब में बस अंतर इतना है कि जयदीप धनखड़ साहब का रीजन जो है वो पहला रीजन है ऐसा कि इस वजह से किसी ने रिजाइन किया, हेल्थ पर्पज से किसी ने फर्स्ट टाइम रिजाइन किया। वीवी गिरी ने जो रिजाइन किया था वो इसलिए 1969 में इसलिए उन्होंने वाइस प्रेसिडेंसी का पद छोड़ा था क्योंकि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन साहब, उनकी मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश से। तो उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए जाना था। इस वजह से उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का पद को त्याग दिया था। और सेकेंड जो थे आर वेंकट रमन, उन्होंने भी इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि उनको प्रेसिडेंसी इलेक्शन में जाना था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेना था। कब छोड़ा था उन्होंने? 1987 में छोड़ा था। तो अब बात आती है कि जब इन्होंने रिजाइन कर ही दिया है तो अब आगे राज्यसभा का जो अभी तो मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र चल रहा है तो राज्यसभा तो ऐसा होता है कभी वो बंद होता नहीं है, मतलब उसको बंद किया नहीं जाता है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा? अब जो है ऐसा कयास लगाया जाए, कयास क्या ये फैक्ट भी है कि अब राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं, तो अभी जो करंट में डिप्टी चेयरमैन है कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। तो हरिवंश नारायण सिंह वो अपना रोल निभाएंगे, उसमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे, जो कि डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के। तो अब हम लोग जो उसका जो इलेक्शन टाइमलाइन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इलेक्शन टाइमलाइन क्या क्या है वाइस प्रेसिडेंट का। तो अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया गया है कि कोई भी सीट खाली हो तो उसको विद इन 6 मंथ में उसको फिल कर लेना है। मतलब एन इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ टू फिल द वैकेंट सीट। तो अब है कि अब इसमें फिल कर लेना, तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने जल्द ही कुछ ना कुछ नोटिस जारी कर देंगे। तो कि हाँ ये कब होगा इलेक्शन, क्या होगा उसके बारे में बता देंगे। तो अब क्या है कि एलिजिबिलिटी हम लोग चर्चा करेंगे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहला तो कंडीशन ये होती है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के लिए अगर आता है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसका पहला क्या होना चाहिए कि भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, कम से कम 35 साल कंप्लीट होना चाहिए, या तो 35 से ज़्यादा होना चाहिए, 35 हो जाना चाहिए, 35 से कम वाले को एलिजिबल नहीं है। और क्वालिफाइड टू बी राज्यसभा मेंबर, मतलब एज ए क्वालिफायर होना, मतलब वो एलिजिबल हो क्वालिफाई होने के लिए राज्यसभा मेंबर के लिए। और मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई और एक्स्ट्रा जो ऑफिस है उसको होल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप कोई और पद नहीं लिया हो इसलिए, इस वजह यही इसका मतलब होता है, कोई आप एक्स्ट्रा पद नहीं लिया हो तो ही आप इलेक्शन में लड़ सकते हैं। तो अब मीडिया और पब्लिक रिस्पॉन्स भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या रहा। तो मीडिया जो है वो तो मतलब ये मीडिया जो है मेन तो वही रीजन फोकस कर रही है कि भाई मिड टर्म में रिजाइन किया, वो भी हेल्थ रीजन से। और पब्लिक का रिएक्शन मिक्स है, मतलब मिक्स है कि मतलब कुछ लोग मीडिया के बात को ही मतलब बोल रहे हैं, और कुछ पॉलिटिकल मुद्दा है उसको भी उठा रहे हैं कि नहीं ये रीजन हो सकता है, नहीं ये रीजन नहीं है कि वो हेल्थ की वजह से रिजाइन किए हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अब बहुत सारे ये जो पॉलिटिकल थिंकर है उन्होंने जो अपना रीजन बताया उसमें ये था कि इसलिए भी जयदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन किया है क्योंकि ये जो है पिछले 2-3 महीने से ये मुद्दा चले आ रहे। मार्च में जो जस्टिस रवि वर्मा जो थे उसके यहाँ जो 15 करोड़ केस पकड़ाया था, तो उस मुद्दे को भी धनखड़ साहब ने बहुत जगह हर एक मंच पे उठाया है कि 7 दिन तक तो ये मीडिया में ही नहीं आया था, 7 दिन के बाद इसको मीडिया में लाया गया। ये जयदीप धनखड़ साहब का कहना है कि मतलब
उसके पीछे जो पैसा पकड़ाया है जस्टिस रवि वर्मा के घर में जला हुआ, तो वो जो है वो इतने दिन बाद क्यों मीडिया में आया है? इसका मतलब है कि कोई मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई बहुत बड़ा आदमी उसके पीछे है। तो जयदीप धनखड़ साहब का कहना है कि हमको या फिर पूरे भारत की जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे वो आदमी कौन था जो इतने प्रभाव डाला हुआ था कि 7 दिन तक किसी को पता भी नहीं चल पाया था। और दूसरा रीज़न ये था कि वो उसका ये जैसे रवि वर्मा के घर में जो केस पकड़ाया था उसका अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? 3 महीना हो गया, 3 महीना लगभग मार्च में हुआ था, अभी देखिएगा 3-4 महीना होने जा रहा है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ था। तो अब तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था और मानसून सेशन आने वाला था, तो अपोजिशन था ऑलरेडी बोला था कि हम इसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाएंगे। तो अब इम्पीचमेंट लाएंगे तो ये लाना था, तो ये आया कहाँ? लोकसभा में आया। पहले तो लोकसभा में लिया गया था और ये राज्यसभा में भी आया था, सेम डेट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आ गया था, फर्स्ट डे में ही। तो कंडीशन यहाँ ये बनती है कि अगर एक दिन छोड़ के आती है, एक दिन गैप हो जाती है, तो जिस हाउस में जिस सदन में पहले जाती है वो सदन ही डिसाइड करेंगे, वही सदन कमेटी बैठाएंगे, वही सदन डिसाइड करेंगे कि उस कमेटी का मेंबर कौन कौन होंगे। तो अब होती क्या है कि वो सेम डेट में ना राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये इम्पीचमेंट ला दिया जाता है। राज्यसभा में अपोजिशन की ओर से ला दिया जाता है और लोकसभा में शायद दोनों मिक्स करके ले आते हैं। तो उसके बाद क्या होती है कि तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि किसान को लेकर के थी। जयदीप धनखड़ साहब हर एक मंच पे किसान का मुद्दा बार बार उठा रहे थे, तो ये बात भी बीजेपी को सही नहीं लग रहा था कि क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी बहुत सारे कृषि कानून वगैरह लेके आ रहे थे, कृषि लॉ लेकर, फार्मर लॉ लेके आ रहे थे, तो उस वजह से जयदीप धनखड़ को थोड़ा सा लग रहा था कि ये लोग गलत कर रहे किसान के साथ। तो इन्होंने बहुत बार मुद्दे पे जो ये जो है कृषि मंत्री जो है उसको उन्होंने डायरेक्टली सामने एज अ हॉल मीडिया के सामने उन्होंने बहुत बार बोला भी है कि सर आप किसानों के लिए कुछ कीजिए, बहुत सारे सिर्फ वादे कर रहे हैं, वादे निभा नहीं रहे हैं। इन्होंने एज अ मंच साझा कर दिया इस बात को। तो ये सब भी बीजेपी को में भी हो सकता है कि नहीं पसंद हो, तो इसलिए भी इस वजह से भी लोगों का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है पीछे में, जो खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है हेल्थ कंसर्न दे करके कि हाँ रिजाइन कर दिए हैं। तो अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो इम्पैक्ट इसके ये हो सकते हैं, अपोजिशन को मुद्दा मिल गया है, अपोजिशन को मुद्दा मिल गया है कि भाई कि इसके पीछे जो रिजाइन करवाने के पीछे जो जिसका हाथ है वो और कोई नहीं बीजेपी है। क्यों? कि वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने रिजाइन करवा दिया। तो एक पहला तो ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि अब जब जयदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े थे, तो उस समय बीजेपी जो थे मेजोरिटी में थे, मेजोरिटी में थे, तो उनको 300+ सीट था। तो उन्होंने तो जयदीप धनखड़ साहब को डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट बना दिए थे। लेकिन अब क्या है, अब तो वो ये बीजेपी मेजोरिटी में है नहीं सदन में। तो अब यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि अपोजिशन को कहीं ना कहीं अपने मेंबर को एज ए वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है कि हाँ चलो हम भी उस संघर्ष में शामिल है कि हाँ मेरा भी आदमी या फिर मेरे भी पॉलिटिकल पार्टी से वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो आगे आप लोग को क्या क्या लगता है, क्या आप लोग को क्या लगता है कि क्या सही रीज़न होगा रिजाइन करने का? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें